लास्ट वीडियो में 1 मिनट नोट में हम देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं, हम देख चुके हैं भारत पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हम देखने वाले हैं भू आकृतिक प्रक्रिया। इस चैप्टर को छोड़ा नहीं जा सकता है। तो प्राकृतिक प्रक्रियाओं का मतलब क्या होता है? तो भू प्राकृतिक प्रक्रिया मतलब ये जो अर्थ है इस पे बहुत सारी टोपोग्राफी है, मतलब स्थल आकृतियाँ हैं। तो ये अलग अलग तरीके से हैं, कैसे बनी है, क्यों बनी है, क्या कारण है जिनकी वजह से ये बनी है, और अगर बनी है तो ये टूटती कैसे हैं, और दूसरी नई स्थलाकृतियाँ कैसे बनती हैं, ये देखना है। अब हमने क्या देख लिया था लास्ट वीडियो में? भूकंप और ज्वालामुखी देख लिए थे। तो भूकंप ऐसा तो है नहीं कि सालों से हमें पता होता है फिर वहाँ पे भूकंप आता है, ऐसा नहीं है। सडनली भूकंप आता है। दो प्लेटें होती हैं, वो अगर टकराती हैं या आपस में एक दूसरे से खिसक के एक दूसरे से दूर आती हैं या जाती हैं तो क्या होता है? तो भूकंप आ जाता है। लेकिन और ज्वालामुखी कैसा होता है? ज्वालामुखी भी सडनली आता है, लेकिन जब एक बार आ चुका होता है तो अपन को पता होता है कि कौन सी प्लेट कहाँ कहाँ से टच हो रही है, तो वहाँ वहाँ पे ज्वालामुखी आएंगे, वहाँ वहाँ पे ज़्यादा भूकंप आएंगे। पता है कि कहाँ कहाँ पे ज़्यादा आते हैं, लेकिन कब आ जाएगा कब नहीं आएगा ये सडन चीज़ें हैं। ठीक है। तो ये और कैसे चीज़ें हैं? ये पृथ्वी के अंदर आंतरिक संरचना में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूकंप और ज्वालामुखी पड़ा था। तो ये आंतरिक हैं, ये बाह्य नहीं है। तो ये आंतरिक हैं। अब इनको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। अब स्लोली भी काम होता है, उससे भी आकृतियाँ बनती हैं। जैसे कि आप विरूपण पटल विरूपण में एक होता है पर्वत का निर्माण और एक होता है महाद्वीप का निर्माण। तो ऑरोग्राफी कहता है पर्वत निर्माण को और एपियोग्राफी कहता है महाद्वीप के निर्माण को। अब बाहर मतलब ये अंदर से क्या हो रहा है, ये हमने देखा था प्लेट टेक्टोनिक में क्या देखा था कि एक प्लेट है और ये दूसरी एक प्लेट है। तो ये अगर एक दूसरे के पास आती हैं तो क्या होता है? भूपट्टी नष्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे ये दो एक दूसरे के ऊपर तो एक को नीचे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे या तो ज्वालामुखी हो सकती है या फिर यहाँ पे मतलब कि ट्रेंच बन सकता है। अगर एक ओशन वाली है मतलब कि जो महाद्वीपी है तो वहाँ पे ज्वालामुखी भी होंगे। लेकिन जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जाती है तो क्या होगा? यहाँ से ज्वालामुखी निकलेगी और दोनों ही तरफ वो ऐसे 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 करते करते यहाँ पे निर्माण कर देगी। तो यहाँ का और यहाँ का जो मतलब कि चट्टानों की आयु होगी वो समान होगी। तो हाँ, ये तो चीज़ सही है कि अपन को ये पता है। अब बन गई है आंतरिक बल से क्या होता है? भूमि बनती है। बाह्य बल से क्या होती है? उसके टूटने से, उसके नीचे गिरने से, उसके एक जगह से दूसरी जगह जाने से, उसके कहीं जम जाने से, इन सब से जो आकृतियाँ बनती हैं उन्हें वाह आकृतियाँ कहते हैं। इनमें जो बल लगते हैं वो बाह्य बल लगते हैं। अब हमें इन्हीं को देखना है, ध्यान से देखना है। इस चैप्टर में यही देखना है, लास्ट चैप्टर में वो देख चुके हैं। सो बेसिकली ये 3 तरह से हो सकता है। जो बाह्य बल है, ये मतलब कि बाह्य बल क्या होता है? बाह्य बल मतलब कि बाहर से जो लग रहा है। बाहर से क्या क्या लगता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के ऊपर ही लगता है, मतलब पृथ्वी के अंदर की चीज़ से ज़्यादा पृथ्वी के मतलब बाहर हमें इसकी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अपक्षय होता है। अपक्षय कैसे कैसे होता है? भौतिक होता है, रासायनिक होता है, जैविक होता है। अब अपक्षय का अर्थ होता है बेसिकली टूटना, टूट जाना। वहीं पे रहे या चलने लगे तो उसको फिर हम क्या बोलेंगे कि वो परिवहन कर रहे हैं। कभी कभी एक साथ में बहुत सारा चीज़ जो है वो क्या हो जाएगा? वृत्त संचालन। संचालन मतलब क्या? चालन। चालन मतलब संचालन, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो जैसे कि एक पहाड़ है, इधर से सडनली वो नीचे गिर जाए तो ये संचालन हुआ, वृत्त संचालन। तो ये हो गया। अब जो बहुत सारे कारक हैं जैसे कि पानी हो गया, हिमनद हो गए, तरंगें हो गई, पवनें हो गई, भूमि के अंदर का जल हो गया, इनकी वजह से अगर मलबा जो इधर टूट गया था या मतलब कि किसी भी वजह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? तो हम उसको अपर्दन एवं परिवहन बोल देते हैं। इसके अपर्दन से निक्षेपण से जो भी स्थलाकृतियाँ बनती हैं वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, उनको देख लेंगे। इनको रट लेना है एज इट इज़, इधर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बेसिकली बाहर की चीज़ें हैं, समझने की चीज़ें हैं तो समझ लेते हैं।
एनसीईआरटी में जो टोपोग्राफी है, भू आकृतिक विक्रियाएँ और भू आकृतिक स्थलाकृतियाँ, वहाँ का ये चैप्टर है एज इट इज़। पूरे चैप्टर को 1 पेज में समराइज़ किया है मैंने। चलिए अपक्षय जान लेते हैं। अपक्षय मतलब एक कोई भी जगह है या एक कोई भी जगह है, ठीक है, तो इसका टूट जाना। अब ये टूटेगी कैसे? हम अपने आप से दिमाग लगाते हैं। हमारे सामने एक पहाड़ है, वो कैसे टूटेगा? तो 3 तरीके से टूट सकता है। या तो मतलब भौतिक वजह हो सकती है टूटने की। भौतिक वजह क्या? अभी यूपीएससी ने 2024 में एक क्वेश्चन पूछा था, वो इधर से था, रसायन अपक्षय से, रासायनिक अपक्षय से। भौतिक अपक्षय क्या होगा? तो भौतिक अपक्षय में जैसे कि ए एक परत है, ए एक परत है, एक परत है, तो पृथ्वी के अंदर की बात है, इस पे कुछ भार है, और जब ए अपरदन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा तो क्या होगी? भारहीनता होगी। फिर जब इस पे ही सब कुछ पड़ रहा था तो ए विस्तार करेगा और वो करेगा, तो अनफोल्डिंग और एक्सपेंशन जो है वो एक कारण हो सकता है। या दूसरा कि ए कोई भी जगह है, सूर्य का तापमान इस पे पड़ रहा है, तो तापक्रम में परिवर्तन की वजह से चट्टानें आती हैं, मतलब दरारें आती हैं चट्टानों में। जैसे एक पर्वत था, सूरज की किरणें पड़ी तो मिट्टी जो थी वो सब सूख गई वहाँ की, तो वो दरारें पड़ गईं। और फिर कभी जब सूरज कम हुआ, क्योंकि सूरज यहीं तो रहेगा नहीं, घूमता रहता है, तो वो कभी साउथ मतलब कि हेमिस्फीयर में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा, कभी उत्तरी गोलार्ध में जाएगा। तो फिर वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे ये होगा कि अब खुली हुई है जगह, खुली हुई है जगह का मतलब नीचे पहुंच गया है, तो ये जो अगर पानी गिर गया तो फिर ये दरारें भर जाएंगी मिट्टी से, या जो भी मतलब कि वहाँ पे आस पास में कुछ होगा। तो ये क्या हो रहा है? तापक्रम में परिवर्तन, उससे भी क्या हो रहा है कि टेम्परेचर चेंज, और उससे भी एक्सपांसन हो रहा है। कभी हिमकरण हुआ ऐसी जगहों पे जहाँ पे हिम गिरता है, पिघलन हुआ या तुषार गिरा, या लवण अपक्षय, सॉल्ट वेदरिंग। मतलब ये वर्ड्स हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनके अंदर क्या होता है, बहुत डीपली नहीं, लेकिन हमें ऊपर ऊपर से बताओ क्या ऐसे चट्टानें टूट सकती हैं इससे, ताप वगैरह से, हिम से, इन चीज़ों से। अब दूसरा आता है रासायनिक। रासायनिक मतलब विलयन लिखा है, तो विलयन मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का पानी में घुल जाना। अब जैसे कि चूना पत्थर की कोई पर्वत था, या चूना पत्थर की कोई स्थलाकृति थी, तो उसमें तो पानी गिरेगा तो ही वो तो हट जाएगा। ऐसी एक नहीं और बहुत सारे ऐसे अलग अलग चट्टानें होती हैं जो पानी में घुल जाती हैं। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कार्बनीकरण। कार्बनीकरण मतलब एक कोई इलाका है, वहाँ पे पानी गिरा, अब पानी में क्या है, इधर पानी मतलब H2O, बूंद तो H2O की है, इधर पे ऑक्सीजन है हवा में और CO2 है, तो इससे क्रिया करके CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगी, और उससे भी क्या हो जाएगा, वो अल्टीमेटली टूट सकती है चट्टान। जल योजन मतलब कि हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनमें पानी पड़ेगा तो वो फूल जाएंगे, और फिर जब धूप पड़ेगी तो वो सिकुड़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि भौतिक और रासायनिक अलग अलग होगा, कि एक चट्टान पे भौतिक अपक्षय हो रहा है तो रासायनिक अपक्षय नहीं होगा। दोनों साथ साथ हो सकते हैं, पहले वाला स्टार्ट हो फिर दूसरा वाला हो फिर वही वाला हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ऑक्सीकरण और अनऑक्सीकरण, तो जैसे कि कोई ऐसी चट्टान है जिसमें लोहे के ज़्यादा तत्व हैं, तो मतलब कि आयरन रॉक है, तो वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या मतलब कि हम देखते हैं कि रस्ट जंग हो सकती है, बिना ऑक्सीजन के भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये दोनों की वजह से भी चीज़ें होती हैं। कार्बनीकरण पे आया था कि पानी की वर्षा में CO2 रहती है और O2 रहती है, ये अपक्षय का कारण है, जल वर्षा का जल। तो हाँ, ये यहाँ से सॉल्व हो जाता, तो हाँ थोड़ा सा और डीप। जैविक रूप से कैसे एक चट्टान टूट सकती है? अब आप सोच रहे हैं, अब आप ये सोचो कि ये आपका घर है और आपने घर के बगल में ही पेड़ उगा दिया है। इसकी जो जड़ें हैं वो तो अंदर तक, बहुत अंदर तक जाएंगी, अगर पीपल बरगद ऐसे मतलब जो बड़े पेड़, तो ये उखाड़ने की दम रखती हैं। तो ये सोचो कि किसी चट्टानी क्षेत्र में अगर ये पैदा हो जाएंगी, वहाँ पे भी ये ऐसे ही काम करेंगे। जैसे दीमक हो गए, चूहे हो गए, ये अपना घर बनाएंगे, तो इस तरह से ये भी अपक्षय करते हैं। अब व्रत संचालन, व्रत संचालन में मतलब मंद संचालन, मतलब आप देखिए, पहले आपके घर के पास में जो रोड होगी, सड़क होगी, वो मतलब कि आपका घर उस रोड के ऊपर बना होगा थोड़ा सा,
लेकिन कई साल बाद ये रोड जो है वो आपके घर से नीचे सा हो जाएगा और जब नेक्स्ट टाइम डलेगा फिर ऊंचा आ जाएगा। तो क्या हुआ, मतलब इतना, मतलब कि अपर्दन हुआ, मतलब लेकिन ये अपर्दन में आएगा। अपर्दन की बात नहीं करनी, हमें बात करनी है किसकी, वृत्त संचालन की, बहुत बड़े लेवल पे। कोई मतलब मान लीजिए रॉक है, वो इतने धीरे धीरे संचालन करके दिखाई ना दे, उसको हम कहेंगे मंद संचालन। तीव्र संचालन इतना तीव्र होगा कि वो भी दिखाई ना दे, पलक झपकते ही नीचे गिर जाए, ऐसा। तो ये दोनों हैं ही एक जैसे ही। अब एक जैसे हैं तो इसमें मृदा विरूपण होता है, मतलब कि माटी ऐसे एक जगह से दूसरे जगह धीरे धीरे जा सकती है। सेल मतलब कि गिर सकता है बहुत धीमी गति से, और मतलब कि टेलस में ऐसा हो सकता है। तीव्र संचालन मतलब सडनली, बहुत सडनली मृदा का प्रवाह हो, या जो कीचड़ है मड फ्लो हो जाए, या मतलब कि एवलांस, डेविस एवलांस हो जाए, मतलब कि मलबा अवधा हो जाए, यानी कि मलबा है बहुत सारा, वो अचानक से ऐसे वो चला जाए। ऐसा उत्तराखंड के आसपास होता है, क्योंकि वहाँ पे नदियों में नहीं, नदियों के बाहर, क्योंकि अगर अगर नदियों से, पानी से, तरंग से, इनसे हो तो फिर उसको वृत्त संचालन थोड़ी कहेंगे, फिर तो अपर्दन कहेंगे। तो इसमें ये हूँ तो अच्छी बात, लेकिन इनके बिना भी वृत्त संचालन हो जाता है। अक्षय के बिना भी ये हो सकता है, इसके बिना भी ये हो सकता है, ठीक है। तो ये है। और सेल भूसंरक्षण तो हम जानते हैं कि किसी चट्टान का सडनली लैंडस्लाइड हो जाना। तो यहाँ लैंडस्लाइड है, पतन। अब इसमें सेल पतन यानी कि फॉल की बात कही जा रही है कि चट्टान का पतन हो जाए, सेल पतन हो जाए, रॉक फॉल हो जाए। और यहाँ पे बात संचालन की, चलना, मतलब इधर से ऐसे चल के जाए और इधर फॉल हो जाए, गिर जाए, ठीक है। तो ये हाँ ऊपर से ही देखना है, बट ऐसी चीज़ें भी होती हैं, देख लिया हमने। हमें अपर्दन और परिवहन, अपर्दन और परिवहन में जल जल दो तरीके का हमारे यहाँ हम देखेंगे। एक वो जो बहता हुआ है, तो इससे आकृतियाँ बनती हैं, तो हाँ बनती हैं। अब ये युवा अवस्था में बहुत ज़्यादा जो नदी होती है, प्रवाहित जल मतलब नदियाँ, तो इससे मतलब कि ये तो किसी को भी काट सकते हैं। ये सोचोगे कि तेज़ पानी हो तो वो एक पत्थर को तोड़ दे और बहुत पास में हो, है ना। तो इस वजह से अपर्दन से क्या बनती हैं, घाटियाँ बनती हैं, ये अभी देखेंगे। और जो मतलब कि भूमि के अंदर पानी चला गया, उससे भी बनेंगी रंध्र बनेंगे, ये सब कुछ देखेंगे हम। हिमनद से भी बनेंगे। अब पुराने टाइम में जब हिमयुग नहीं था तो वहाँ पे पवनें तो उतना नहीं कुछ कर पाती थी, प्रवाहित जल होता नहीं था, तो फिर क्या हिमनद जो है वो भी एक धीरे धीरे खिसकते थे हवा की वजह से, या मतलब बहुत सारी चीज़ों की वजह से। तरंगें जो है, और तरंग क्या, समुद्री तरंगों की बात चल रही है, धाराएं कहते हैं, तरंग कहते हैं, बात एक ही है। पवन, तो पवन जैसे कि पवन सबसे ज़्यादा प्रभावी कहाँ पे होगी, तो रेगिस्तान में होगी, वहाँ पे पेड़ नहीं होते हैं, तो कुछ भी वह कर सकती है। तो आइए देख लेते हैं प्रवाहित जल। ये इधर से पानी निकला, मतलब कि एक हिमनद है मान लो, इधर से पानी निकला, इधर ऐसा ऐसा बना हुआ है, इधर ऊपर है, ऐसे नीचे। तो जहाँ पानी कब बहता है, जब ढाल हो, और ये ढाल जितनी तीव्र हो पानी उतना तेज़ बहेगा, है ना। सो अब यहाँ से आ रही थी, यहाँ ये मतलब कि इधर पे ढाल है, लेकिन यहाँ पे एक पहाड़ है, लेकिन नदी इधर ऊंचा है, इधर नीचे है, तो इधर से इधर काट जाएगी इसको, अगर युवावस्था में, ठीक है। तो घाटी बनेगी। अब घाटी 3 तरीके से बनेगी। अगर बहुत सकरी घाटी बन गई तो हम कह देंगे गार्ज। याद कैसे रखेंगे, गार्ज, 2 शब्द हैं, गार्ज तो पास पास में होगी। कैनियन, कैनियन में ऊपर का बस चौड़ा हो जाएगा, नीचे का सकरा ही रहेगा, तो इसको अपन कह देंगे कैनियन। अब जब इधर और चौड़ा हो जाए, नीचे भी काफ़ी चौड़ा हो जाए, तो ये हो जाएगी वी आकार की घाटी। यू आकार की घाटी हिमनद बनाता है, सो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इनको याद रख लेना है। गार्ज, गार्ज के थोड़ा और ऊपर चौड़ा हुआ तो कैनियन, और नीचे हुआ तो यू आकार की घाटी। अब कौन किसको काट पाएगा, तो अपन को पता है कि अगर अग्नेय चट्टान वाली रॉक है तो वो मतलब उतना ज़्यादा नहीं काट पाएगी, जहाँ पे बहुत तीव्र पानी होगा उतना ही को काट पाएगी। तो अपसादी चट्टान होगी उसको ज़्यादा काट लेगी, और मतलब कि अगर कमज़ोर अपसादी चट्टान है तो उसको और ज़्यादा काट लेगी। तो इस आधार पे इन तीनों को देख लें। कुंड भी बनते हैं। अब कुंड क्या होता है,
इधर धरती है, इधर से पानी, इधर एक चट्टान है, इधर से पानी बह रहा है, इधर से इधर गिरेगा। तो जो इधर पानी गिरा इसको कहेंगे जलगर्तिका। और जब इधर देखिए, इधर से बह रहा है पानी, बह रहा है इस नदी से पानी, अब इधर कोई मान लीजिए गड्ढा है, उसमें पानी फंसेगा, ऐसे ऐसे गोल बनाएगा, तो इसको अवनमित कुंड कहते हैं। इंग्लिश वर्ड्स इनके अच्छे हैं, देख लीजिएगा। पोल और होल, पोल ज़्यादा सही रहेगा। वेदिका है, तो अब इधर मान लीजिए एक गड्ढा है, इधर से पानी आ रहा है, ठीक है, और इधर से पानी आ रहा है। अब इधर से पानी आएगा, इधर से पानी आया 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 इधर से, फिर इधर पूरे में भर गया, और आगे क्योंकि ढाल है तो इधर से जाना उसको ऐसे ही है, तो वो इधर चला गया। लेकिन देखिए इधर और इधर दोनों जगह कैसा सेम सेम बना, तो इसको कहेंगे वेदिका, टेरेस। तो युग्मित टेरेस बन रहे हैं यहाँ पे, है ना। लेकिन अगर ऐसी मतलब कि ऐसे बनने की जगह है, ये कैसे बन जाए कि ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, और इधर का सीधा एक के बाद में ऐसा हो, तो इसको अयुग्मित कह देंगे, ठीक है। तो ये युग्मित है, ये अयुग्मित है। अब बात करें कि वैसे तो विसर्प जो है, मतलब विसर्प क्या होता है कि जो ऐसे नदी जो बह रही है, इधर छोड़ दे फिर इधर छोड़ती जाए इधर, तो गोखुर झील बन जाती है। लेकिन ये निक्षेपण का पार्ट है। लेकिन जो अंतः विसर्प होते हैं वो अपर्दन से भी बन सकते हैं। तो ए हो गया। तो अगर आ जाए कि विसर्ग केवल अपर्दन से बनता है, केवल निक्षेपण नहीं, अपर्दन से भी बनता है, निक्षेपण से भी बनता है। निक्षेपण क्या है? निक्षेपण अब ये अभी तो बहुत युवा थी तो अच्छे से किसी को भी काटते जा रही थी। जब आप जवानी में होते तो किसी से भी टक्कर मोड़ लेते, तो जब आप बुढ़ापे की तरफ जाते हो तो धीरे धीरे चीज़ें बदलती हैं। तो अब ये मतलब कि युवावस्था के बाद की अवस्था है, तो उतनी ज़्यादा इसमें हिम्मत मतलब उतनी ज़्यादा, तो जहाँ पे गिरती है, जहाँ से चलती है, फिर यहाँ से अनेकों उसमें टूट जाती है, तो इसको कहते हैं जलोढ़ पंख, ठीक है। जलोढ़ पंख के बाद में बाढ़ का मैदान बनाती है, मतलब कहीं पे बहुत तेज़ी से बाढ़ लेके आ जाती है, तो जहाँ पे बाढ़ आती रहती है उसको हम खादर कहते हैं। जो पुरानी मतलब कभी कभी आती है, वहाँ पे बांगर होती है, तो बूढ़ी खादर हो ऐसे भी कहते हैं, उपजाऊ ज़मीन होती है, क्योंकि यहाँ पे अवसाद आ गया होता है। बाढ़ के मैदान बनते हैं। विसर्प अब ये जा रही है, तो यहाँ से अब कभी इधर पे चली गई तो इधर पे एक झील सी बन गई, तो ऐसे विसर्प। प्राकृतिक तटबंध गोखुर यही हो जाते हैं, गोखुर विसर्प से बनते हैं। डेल्टा अब ये जाएगी और वहाँ पे इसमें अवसाद हैं, तो ये जगह जगह पे अवसाद तोड़ देगी, तो ऐसे बना देगी डेल्टा। और अगर डेल्टा नहीं बनाएगी तो फिर बना देगी एस्चुरी। अब एस्चुरी कौन बनाता है? तो एस्चुरी बनाती है ज्वार नदमुख, जिसको कहते हैं नर्मदा और ताप्ती। बाकी ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा तो विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा गोदावरी, कृष्णा का डेल्टा, सब नदियाँ ज़्यादातर डेल्टा बनाती हैं। तो ये हो गया, ठीक है, डन। अब ऐसा क्वेश्चन आता है कि जलोढ़ मुख किससे बनता है, तो और फिर दे देंगे कि हिमनद से, भौम जल से। तो हमें पता है कि प्रवाहित जल से बनता है। भौम जल, तो भौम जल विलय रंध्र और मतलब कि रंध्र बन जाते हैं। अब एक कैसे? तो भूमि के अंदर की बात हो रही है ना। अब भूमि के अंदर एक जगह से जब जल दूसरी जगह पे जाता है तो एक रंध्र बन गया समझो, तो उसको हम विलय रंध्र कह देंगे। अगर ये रंध्र और बड़ा हो गया तो इसको रंध्र निपाती कह देंगे, घोल रंध्र कह देंगे। और ऐसी 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 कई बन गई। ऐसा इटली में है तो उसको लेपीज बोल देंगे, पोल्स बोल देंगे, कंदराएँ बोल देंगे, एक के बाद एक हो जाएंगे। चबूतरे बोल देंगे, घाटी रंध्र बोल देंगे, डोलायन बोल देंगे, युवाला बोल देंगे। बस आपको ये वर्ड्स याद रखना है कि ये सब भौम जल से बनते हैं। लेकिन इसके निक्षेपण से केवल स्लैक्टाइट, स्लेमाइट और स्तंभ बनते हैं। तो ए इजी है। बाकी ए थोड़े से बहुत सारे वर्ड्स हैं, 3-4 बार बोलेंगे लिखेंगे तो याद में भी हो जाए, और ना हो तो कोई बात नहीं, कर लेना धीरे धीरे से। 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद रह जाते हैं। रंध्र 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 लिखा है एक, तो एक चीज़ ये हो गई। कंदराएँ लिखी हैं, चबूतरे लिखे हैं, घाटी रंध्र लिखे हैं, डोलायन और यू वाला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इन वर्ड्स पे मतलब मेरा ज़्यादा है। और लेपीज भी पूछा जाता है। तो डोलायन, युवाला और ये 3 वर्ड ज़्यादा अच्छे से याद रखना, कुछ याद ना रहे तो। हिमनद,
हिमनद में सर्क, हॉर्न या श्रृंग कहते हैं। सिरेटेड, कटक, हिमानी घाटी यानी कि युवा की घाटी भी इसको बोलते हैं। तो ए वर्ड जैसे ही आ जाए आपको तुरंत हिमनद ठोक के आना है, लगा के आना है। अब ड्रमलिन और डोलाइन में अंतर है। तो ड्रमलिन है ड्रम हिमनद, ठीक है। तो याद रखेंगे हिमोड़, आस्कर, हिमानी, धौत मैदान, ये सब निक्षेपण से बनते हैं हिमनद के, और ये सब किससे, अपर्दन से बनते हैं। तरंगे, तो तरंगों से समुद्री भंगु। इंग्लिश वर्ड्स अच्छे हैं इनके, तो वो प्लीज़ जाके देख लेना। वेदिकाएँ, कंदराएँ, स्टैक, और हिंदी में मतलब कि जो निक्षेपण है उससे जो बनते हैं पुलेन, टिब्बे, रोधिका, रोध, स्प्रिट, तो ये याद रखेंगे। बरखान पूछा गया था एक बार यूपीएससी में, तो एक बार मतलब ऐसे पूछे गए हैं। तो ये पवनों से बनते हैं। पेडिमेंट, पदस्थली, पलया, अपवाहन, गर्द, गुहा, और छत्रक जिसको हम मशरूम भी कहते हैं। टेबल पे टीका, सेल, और निक्षेपण से बनता है बालू, टिब्बे, वरखाइन, परवलिक, स्ट्रीक, अनुप्रस्थ, टिब्बे। तो टिब्बे टिब्बे आ जाए, वरखान आ जाए, परवलिक आ जाए, ये सब निक्षेपण से बनते हैं, ठीक है। पेडिमेंट, पदस्थली, पलाया, अपवाहन, गर्त, गुहा, छत्रक, तो इनसे पवन से बनने वाले, अपर्दन से बनने वाले हैं, ठीक है। तो ए पूरा का पूरा हो गया। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। सो बेसिकली स्थलाकृतियाँ होती हैं, कई तरीके की होती हैं। अब वो 2 तरीके की बन सकती हैं। अगर आंतरिक वजहों से बनी है तो उन्हें मतलब कि वो कहेंगे। और इसमें हमने ज्वालामुखी का देखा भी था कि ज्वालामुखी से कैसे, तो वो पुरानी वीडियो प्लीज़ देख लेना। अगर आपको पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे ही एक पेज चाहिए होंगे तो एक पेज में पूरा ही समझाया, भूकंप, ज्वालामुखी के बाहर से बनने वाली चीज़ें और अंतर बनने वाली चीज़ें वो बताई हैं। हाँ, एक चीज़ है जो मैंने उसमें भी बताई, इसमें भी बताई मेरे नोट में, बट मैंने बताई पाई क्योंकि वो अब न्यू एनसीईआरटी में है नहीं। तो वो चट्टान वाला चैप्टर है, खनिज वाला चैप्टर है। तो ऐसे ऐसे ए हैं, तो ए खनिज हो गए, है ना। अब एक साथ हो जाएंगे तो एक क्या बना देंगे, रॉक बना देंगे। अब रॉक किस पे निर्भर करेगी, तो एक किस चीज़ के बने हुए हैं, राइट। अब ये रॉक में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो प्रकार से आते हैं कि अग्नि रेख है, अग्नियस इसको बोलते हैं। दूसरा है सेडिमेंट्री जिसको अपसादी बोलते हैं, और रूपांतरित, तो उसको मैं यहाँ पे कवर कर देती हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो रॉक, अग्नि से क्या आता है, अग्नि से क्या आता है, अग्नि याद आता है, राइट। अग्नि मतलब क्या, अग्नि मतलब ज्वाला मतलब ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी मतलब अंदर से क्या आएगा, कुछ वो मेग्मा आएगा। तो अगर ये मेग्मा अंदर ही क्या हो गया, ठंडा हो गया, तो इसको बोल देंगे अपन अंतर्वेदी अग्नि चट्टान। और अगर बाहर ठंडा हुआ तो लावा ठंडा हो रहा, तो इसको बोलेंगे बाह्यवेदी अग्नि चट्टान। बाहर का सबसे अच्छा उदाहरण है बेसाल्ट, हम सब जानते हैं। अंदर का है ग्रेनाइट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब इनसे जो ज्वालामुखी से जो अलग अलग तरह की स्थलाकृतियाँ बनती हैं वो मैंने बता दी थी। अब ये तो बन गई, ठीक है, बाहर आके, या अंदर भी बन गई एक ग्रेनाइट की चट्टान। अब क्या हुआ कि लंबे टाइम के बाद में इधर पे क्या होगा, घर्षण होगा, सब कुछ होगा, और इधर के सेडिमेंट्स इधर पे आएंगे और बहुत ही संपीड़न के साथ में यहाँ पे जमते जाएंगे। अब देखिए ए भी एक चट्टान बन गई, ठीक है। अब ए भी एक चट्टान बन गई, या ए भी एक मतलब कि स्थलाकृति बन गई। तो हाँ, इसको बोलेंगे अपन अपसादी चट्टान। अब इसमें तो क्योंकि परत दर परत चढ़ा है तो पत्ते भी बीच में चप गए होंगे, बीच में जीव जंतु भी आएंगे, तो इसमें जीवाश्म होता है, जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं। इसमें जीवाश्म ईंधन नहीं पाया जाता है, ठीक है। और क्या याद रख सकते हैं, अब ये अपसादी चट्टान भी 2-3 तरह की होती हैं, लेकिन ठीक है उसको इतना वो नहीं करता है। तो ये अब एक चट्टान बन गई, उससे टूट के दूसरी चट्टान बन गई। अब क्या हुआ, इस पे सूरज का प्रकाश तो लगातार पड़ ही रहा है, ताप दाप पड़ रहा है, तो इनका ये रूपांतरित हो जाए। तो ये रूपांतरण 2 तरह से हो सकता है, जिसमें एक होता है थर्मल, एक होता है नॉन थर्मल, ऐसा कुछ है। लेकिन उतना गहराई में ना जाके रूपांतरित हो जाए तो उसको अपन क्या बोल देंगे कि
तो एक चक्र बन जाता है कि ये अग्नेय थी पहले, अब अग्नेय से क्या बनेगी, अपसादी बनेगी, अपसादी से क्या बनेगी, सीधे भी रूपांतरित होकर मतलब कि अग्नेय से रूपांतरित हो सकते हैं, सीधे अपसादी से भी रूपांतरित हो सकते हैं, या ऐसा तीनों का चल सकता है। फिर ये टूटेगी और फिर ये इसमें जाएगी, तो ये चक्र चलता रहता है। ठीक है, तो ये हमने रॉक साइकिल के बारे में देख लिया। अब हमने देखा था कि तत्विक खनिज होते हैं, है ना। तो ये खनिज जो होते हैं ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दो तरह के होते हैं, धात्विक अधात्विक। अब धातु में भी एक होते हैं लोह, एक होते हैं अलोह, मतलब जिनमें आयरन जैसे कुछ पाए जाते हैं, तो मैग्नीज हो गया, आयरन ही हो गया। अलोह मतलब कि जिनमें लोहा नहीं पाया जाता, जैसे कि तांबा हो गया, और कॉपर तांबा एक ही बात है, और एल्यूमिनियम हो गया, ये सारी चीज़ें। और कुछ होते हैं अधात्विक, मतलब धातु ही नहीं है जिसमें। अब ऐसे क्या है, ग्रेफाइट है, ऐसी चीज़ें हैं। तो ग्रेफाइट जो है वो हो गया। और कुछ होते हैं खनिज वाले, और खनिज तेल यानी कि ऊर्जा वाले, कुछ होते हैं बिना ऊर्जा वाले। तो ये अधातुओं को हमने देख लिया। अब इनको कैसे पढ़ना है, खनिजों को कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आते हैं। तो एक तो कि कौन सा किस में चेंज हुआ, तो जो ग्रेनाइट है वो, ग्रेनाइट जो है वो नीस में बदल जाता है। संगमरमर किसकी वजह से संगमरमर होता है, ये उसमें बता देना कमेंट में। इधर से क्वेश्चन क्या, तो एक खनिज कौन सी रॉक से कौन सी चट्टान बनते हैं और कौन से क्या बन जाते हैं बाद में, ये एक कॉन्सेप्चुअल है, तो ये पता होना चाहिए कौन सी रॉक में क्या पाया जाएगा। ठीक है, तो और कौन कब बना, जैसे कोयला एक खनिज है, ये कैसे बना, लोहा एक खनिज है तो ये कैसे बना, एल्यूमिनियम है तो ये कैसे बना। मतलब लोहा और कोयले का हमें अच्छे से पता होना चाहिए, बाकी का तो ठीक है। और हाँ, अन्य खनिज जैसे ऊर्जा खनिज हैं, तो पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, कोयला हो गया, इन तीनों का पता होना चाहिए। और लोहे का पता होना चाहिए, लोहा सबसे अच्छा कौन होता है, सबसे बुरा कौन होता है, कोयला सबसे अच्छा कौन, सबसे बुरा कौन होता है, एंथेसाइट, ये सब कुछ मतलब। और ये एक कि जब ये पेंजिया अलग ही हो रहा, मतलब पूरा पेंजिया था, तो उस टाइम पे जो ऊपर वाले पार्ट थे लॉरेंसिया, इसमें हुआ, और नीचे का जो था वो गॉडवाना था। गॉडवाना जब आगे चल के टैथिस से टकराया, तो ये टर्सरी युग का जो बना, ये अपने पास में है, तो इसमें ज़्यादा अच्छा नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये ऊपर से मैं बता रही हूँ। एक अब जब मतलब कि ये क्या है, एक पेजर नोट है। अब ऐसा ही एक पेजर नोट मतलब कि जलवायु विज्ञान का होगा, और ऐसा ही एक समुद्र विज्ञान का होगा, और ऐसे ही एक ब्रह्मांड का होगा। तो ये 5 चैप्टर ही हैं 11th की NCERT की पहली किताब में। सो ये 3 चीज़ें और रह गई हैं, तो इसके साथ में कंप्लीट हो जाएगा। फिर 11th की दूसरी किताब है जिसमें हैं चीज़ें भारत का पर्यावरण नाम से। तो उसमें भारत का जो कहाँ है अवस्थिति देख लेंगे, उसका विभाजन देख लेंगे कि कितने भागों में बांटा गया, अफवाह तंत्र देख लेंगे, मिट्टियाँ देख लेंगे, जलवायु देखेंगे, और जलवायु देखने के बाद में वन देखने के बाद, वनस्पति देखने के बाद में, और मतलब कि जो आपदाएं आती हैं वो सब देख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में जब स्टार्ट करेंगे मतलब कि 12th की, अभी 11th की हो गई, तो आर्थिक भूगोल है उसमें, मानव भूगोल। तो ये वर्ल्ड लेवल का है और इंडिया लेवल का है। तो ऐसे ही वहाँ पे खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वर्ल्ड में, इंडिया में कहाँ कहाँ, कैसी कौन सी होती है, कहाँ पे होती है, कौन सी मतलब कि मिट्टी में कौन सी फसल होती है, और कौन सी फसल किस टाइम पे होती है, ये सब कुछ। सो बी पेशेंट रखना है, और मतलब एक पेज में ही हो जाएगा। तो रिवीजन के लिए आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट वे है, पर कुछ भी बेस्ट नहीं होता है, उससे भी बेस्ट किया जाता है। थैंक्स सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।